Bismillahirrahmanirrahim. In this tutorial lecture, I will discuss with you the model of the ARDL. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ARDL का एक मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है। ये ऑस्ट्रिया कंट्री के केस में है। जिस तरह यूजुअल हम जो है ना मॉडल हम पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, तो उस पहले हमने पाकिस्तान के केस में अप्लाई किया, इंडिया के केस में अप्लाई किया, तो वो रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे। तो आज मैंने एक कंट्री सेलेक्ट किया ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के केस में हम चेक करते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करते हैं, वो है जीडीपी पर कैपिटा। इसको सिलेक्ट करें। फिर फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन, उसके बाद ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, लेबर फोर्स है और ये एक्सपोर्ट है। ये मैंने वेरिएबल्स मॉडल पहले सेलेक्ट किया हुआ है। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। ओपन एज इक्वेशन, ओपन एज इक्वेशन आपने करना है इसको। तो ये बार ओपन हो जाएगी, ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो मेथड में आना है, तो यहाँ पे आपने सबसे नीचे ले जाना है, वो है ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल यानी ARDL। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग हमने कितने लेने हैं। तो यूजुअली जो लैग्स हैं वो कम से कम देते हैं, और रिग्रेसर्स इंडिपेंडेंट्स के लैग कितने हैं, 1 है। देखें इसमें ये मॉडल देखें, नेचुरल लॉग जीडीपी पर कैपिटा हमारा डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल हमारा मेन वेरिएबल है। उसके बाद क्योंकि हम जीडीपी यूज कर रहे हैं तो हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे, एक कैपिटल यूज करेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल, और एक लेबर, और एक मैंने एक्सपोर्ट का वेरिएबल एज ए कंट्रोल वेरिएबल शामिल कर लिया। तो इसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन रहने दें, फिक्स कांस्टेंट, और ओके प्रेस करें। जब मैंने ओके प्रेस किया तो ये आउटकम आपके सामने आ जाएगा। ये बेसिकली बता रहा है कि हमने पहला जो वेरिएबल डिपेंडेंट उसका 1 लैग लिया है, दूसरे वेरिएबल का भी 1 लैग लिया है, जबकि तीसरे और चौथे का कोई लैग नहीं है, और 5वें वेरिएबल का भी 1 लैग है। ये देखें इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कितने लैग्स लिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना बाउंड टेस्ट की तरफ। बाउंड टेस्ट, तो सबसे पहले व्यू में जाएं, इसी विंडो की व्यू में जाने के बाद आप कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में सबसे नीचे आ जाएगा बाउंड्स टेस्ट। इसको प्रेस करें। यहाँ पे देखें बाउंड एफ की जो वैल्यू है वो 10.84 है, जो कि ग्रेटर देन है अपर क्रिटिकल बाउंड से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा लॉन्ग रन में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या, नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो क्योंकि हमारी एफ की वैल्यू क्रिटिकल बाउंड से ग्रेटर है, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो वैल्यू है ये 10 से, ये नियर 10 होनी चाहिए। 10 से अगर ग्रेटर आ जाए तो बाज़ 40 वैल्यू आ जाती है, 50 आ जाती है, तो ये रीजनेबल नहीं है। तो जो रीजनेबल वैल्यू है, मॉडल वैल्यू, वो 10 के नज़दीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉडल का हमारा लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, अब हम चेक करते हैं कि लॉन्ग रन कोफिशिएंट इसके क्या होंगे, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कोफिशिएंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने व्यू में जाना है, उसके बाद कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक्स यहाँ पे जाना है। कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक के बाद ये है को इंटीग्रेशन एंड लॉन्ग रन फॉर्म, आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इस विंडो में वही लैग आपको 11001 लैग है। ये ऊपर जो वेरिएबल आ रहे हैं जिनके साथ डी लिखा हुआ, ये शॉर्ट रन कोफिशिएंट है, जिनके साथ डी नहीं लिखा हुआ ये लॉन्ग रन कोफिशिएंट्स है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है ECM। ECM की वैल्यू नेगेटिव है और प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 10% है, सिग्निफिकेंट भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा
लॉन्ग रन की तरफ जो है ना वो कन्वर्ज करेगी, डिवर्ज नहीं करेगी। तो यही हमें चाहिए था। ये पहली कंडीशन पूरी होगी यहाँ पे। दूसरी कंडीशन में चेक करेंगे यहाँ पे लॉन्ग रन कोफिशिएंट्स क्या हैं। पहले फॉसिल फ्यूल के कोफिशिएंट 0.76 है और सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये होगा कि फॉसिल फ्यूल के इंक्रीज होने से जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह सारी वो फॉसिल फ्यूल ही यूज कर रही हैं। इसी तरह देखिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी इंक्रीज करने से आपकी जीडीपी इंक्रीज करेगी। लेबर फोर्स भी इंक्रीज करने से आपकी जीडीपी इंक्रीज करेगी। एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करने से आपकी जीडीपी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे देखें सारी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है और मेरी ईसीएम की वैल्यू -0.36 है। अब इसको 1 डिवाइड बाय 0.36 करके चेक कर लें कि ये कितनी देर के बाद जो है हमारा इकोनॉमी, ये जो मॉडल है वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो 1 साल में ये 36 करेगा, तो ये तकरीबन ढाई या 2.5 साल में हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी और ये एक्सेप्टेबल है। अब हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करते हैं कि इनमें मल्टी आर्टो हेट्रो है या नहीं। सबसे पहले व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद है स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक। इसमें रैमसे रीसेट टेस्ट। रैमसे रीसेट टेस्ट यूज करते हैं। नंबर ऑफ फिटेड टर्म्स 1 है, इसको यूज करें। सबसे पहले देखें टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1.01 है। यहाँ पे मेन प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखी जाती है, इनसिग्निफिकेंट है। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि देयर इज, जो हम रैमसे टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। रैमसे फंक्शनल फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 0.32 है। उसके बाद इसको आप इस तरह करें। रैमसे टेस्ट के बाद हम इसकी हेट्रो चेक करना चाहते हैं। हेट्रो जब चेक की तो ये इसके 3-4 टेस्ट दिए हुए हैं। आप जो है ना वो जो मर्जी सिलेक्ट कर ले। मैं पहला बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैंने ओके प्रेस किया है, यहाँ पे भी देखें एफ की वैल्यू <4 है और ये देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि देयर इज नो हेट्रो इन आवर मॉडल। हमारे मॉडल में हेट्रो नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाती तो इसका मतलब था कि हमारे मॉडल में हेट्रो है। उसके बाद व्यू पे दोबारा जाए। रेसिडुअल डायग्नोस्टिक में दोबारा सीरियल कोरिलेशन चेक कर ले। इसकी एलएम टेस्ट अप्लाई किया है तो कहता है लैग्स टू इंक्लूड, कितने लैग्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं। जितने मर्जी आप कर लें, 2, 3, 1। मैं बाय डिफॉल्ट 2 रहने देता हूँ। अब इसमें मॉडल में चेक करें, एफ की जो वैल्यू है 1.08 है, <4 है और प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.35 है, यानी इनसिग्निफिकेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट में इनसिग्निफिकेंट आ जाए तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी इस मॉडल में सीरियल कोरिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू पे जाना है दोबारा। उसके बाद आपने इसकी नॉर्मेलिटी चेक करनी है, रेसिडुअल डायग्नोस्टिक और फिर नॉर्मेलिटी चेक करनी है। जब नॉर्मेलिटी चेक की तो हम जैरक बीरा की वैल्यू देखते हैं। तो जैरक बीरा के नीचे जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.82 है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब शो हो रहा है कि देयर इज नो, आवर सीरीज इज नॉर्मल, यानी नॉर्मल है। ये नॉर्मलिटी का इशू नहीं है, इसमें नॉर्मल नहीं है। उसके बाद हम ये दोबारा फिर जाएं रेसिडुअल डायग्नोस्टिक पे। यहाँ पे हम कार्लेलोग्राम स्क्वायर रेसिडुअल का टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसको ज़रूरत नहीं होती, वैसे चेक कर लें। अब ये देखें, ये जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं ये अपर एंड लोअर बाउंड के अंदर अंदर ही आ रही हैं। ठीक है, इसमें दोनों में चेक कर लें। इसी तरह इसमें रेसिडुअल डायग्नोस्टिक में यहाँ पे एक है कार्लेलोग्राम 2 स्टैटिस्टिक्स, इसको भी चेक कर लें। ये भी देखें अपर और लोअर बाउंड के बिल्कुल दरमियान ही आपकी वैल्यूज आ रही हैं। तो इसके बाद हमारा एक मॉडल रह गया है, वो है जी उसको करने के लिए पहले रिप्रेजेंटेशन में जाना है आपने। रिप्रेजेंटेशन जब सिलेक्ट कर लेनी है तो यहाँ पे ये एस्टिमेशन इक्वेशन है।
आपने इस इक्वेशन को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने मेन जो विंडो है उसके सब एक ऑप्शन है क्विक, इस पे आपने क्लिक करना है क्विक पे। उसके बाद आज सबसे सेकंड लास्ट है एस्टिमेट इक्वेशन। एस्टिमेट इक्वेशन में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना, कंट्रोल V कर दें इसको, और इसमें बाय डिफॉल्ट हर चीज रहने देनी और ओके का बटन प्रेस करना है। और बाद में कह रहा है इक्वेशन आप डिलीट करना चाह रहे हैं जो मेन है, तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इसके में व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद है स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक। यहाँ पे एक टेस्ट है रिक्रूसिव एस्टिमेट्स OLS ओनली। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। ये जी कॉसम टेस्ट है, कॉसम और कॉसम स्क्वेयर्स है, ये दो टेस्ट भी हमने अप्लाई करने होते हैं। तो कॉसम टेस्ट है, इसको क्लिक करें और देखें कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये आपकी जो है ना वो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को, ये वाली जो लाइन है ब्लू लाइन, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लास्ट मॉडल में हमने देखा था कि ये जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस कर रही थी, यानी इसका मतलब ये था कि हमारा मॉडल अच्छा नहीं है, उसमें जो क्यूसम और क्यूसम स्क्वायर का प्रॉब्लम था। तो इस केस में देखें ये रेड लाइन सारी विद इन अ बाउंड्स है, ये रेड लाइन और इस राइट अपर बाउंड और लोअर बाउंड के अंदर ही लाइज कर रही है क्यूसम टेस्ट में। अब हम क्यूसम स्क्वायर को भी चेक कर लें। व्यू पे जाएं दोबारा, स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक, उसके बाद रिक्रूसिव एस्टिमेट्स OLS। अब यहाँ पे क्यूसम स्क्वायर चेक कर लें। अब इसमें देखें जो क्यूसम स्क्वायर है ये भी आपकी दोनों रेड लाइन है अपर और लोअर। ये अब जो ब्लू लाइन है ये इनके विदन जो है ना वो बाउंड्रीज है, तो अपर इससे बाहर नहीं निकल रही। इसका मतलब है कि ये जो मॉडल हमने इन केस ऑफ ऑस्ट्रिया सेलेक्ट किया है ये बेस्ट फिटेड मॉडल है। तो दूसरे जो कंट्रीज हैं अगर उन पे हम ये मॉडल अप्लाई करें तो वहाँ पे ये सेट नहीं होता। अब क्यों सेट नहीं होता, उसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक्स हैं कि वो क्यों नहीं है। तो बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आई हैं जो डिफरेंट किस्म की आई हैं वो थोड़ी हैं, यानी वो डाटा के अंदर इमर्ज हो जाती हैं।